हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इधर बीच वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। पहले हेल्थ का कुछ इश्यू था और फिर मोबाइल ख़राब हो गया, बट अब रेगुलर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि नाम प्रसिद्ध है। ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो महर्षि पाणिनि थे, वो संस्कृत पे ग्रामर उन्होंने लिखी थी, मतलब पहली संस्कृत ग्रामर उन्होंने ही लिखी थी, और जिसको हम अष्ट अध्याय के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इसी बुक के ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई थी, टिप्पणी लिखी गई थी, वो लिखी गई थी महर्षि पतंजलि के द्वारा, और उसको हम कहते हैं महाभाष्य। और ये दोनों जो महर्षि थे, ठीक है, वो शुंग वंश से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, वो बृहद्रथ जो कि आखिरी मौर्य किंग था, उसके सेनापति थे। पुष्यमित्र का एक बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र था जो था, उसकी एक मतलब गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, मतलब एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मालविका। तो इन दोनों की लव स्टोरी पे अग्निमित्रम सॉरी मालविका अग्निमित्रम नामक एक काव्य लिखा गया था, जिसको किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। और कालिदास को ही हम क्या कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कालिदास पहले मतलब बॉर्न हुए थे, और उसके अलावा उन्होंने पहले ही बहुत सारी जो रचनाएं कर दी थी। शेक्सपियर तो 16th सेंचुरी में, मतलब 16th-15th सेंचुरी में बॉर्न हुआ था और उसने लिखी थी। तो ऐसा कहना चाहिए कि शेक्सपियर सेकेंड कालिदास था, लेकिन अब ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। खैर, शुंग वंश के बारे में हमने बात कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्यभूति। पुष्यभूति के बारे में बात की जाए तो पुष्यभूति को ही वर्धन वंश कहा जाता है, और इसके फेमस जो किंग है वो हर्षवर्धन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो हर्षवर्धन को चालुक्य राजा चालुक्य राजा ने हराया था, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी वातापी। तो जब पुलकेशिन द्वितीय को हराया गया था पल्लव राजा नरसिम्ह देव वर्मन के द्वारा, तब नरसिम्ह देव ने एक उपाधि धारण की, जिसको जो उपाधि धारण की वो नाम था वातापी कोंडा। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन एक राइटर भी था, और उसने प्रियदर्शिका अशोक के ऊपर लिखी थी और रत्नावली भी लिखी थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ह्वेन सॉन्ग, ये कौन था, मतलब ह्वेन सॉन्ग किसके काल में आया था? तो ये एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के ही काल में आया था, और इसके लिए एक उपाधि का यूज किया जाता है, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम। ठीक है, फिर हर्षवर्धन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, जो थी हर्षचरित। ठीक है, और इसके अलावा बाणभट्ट की एक और जो रचना के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है कादम्बरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुषाण कुषाण की बात करते हैं। तो इसके एक फेमस राजा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि इनकी एक हेडलेस स्टैचू मिली थी पाकिस्तान में। ठीक है, तो कुषाण वंश का जो फेमस राजा थे वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के काल में ही गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत फेमस हुआ था। मथुरा में रेड सैंडस्टोन का यूज करते हैं और गांधार में ग्रे सैंडस्टोन का यूज करते हैं। ठीक है, बामियान, आपने ये जगह रिसेंटली मतलब पिछले साल आपने सुनी होगी, जब तालिबान ने क्या किया था, तालिबान ने बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी अफगानिस्तान बामियान में, उसको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, और ये ग्रे ग्रे सैंडस्टोन में बनी हुई थी। इस इसी तरह आपको इसी तरह आपको मिलेगी रेड सैंडस्टोन में कनिष्क का हेडलेस स्टैचू। ठीक है, ये कि पाकिस्तान के पेशावर में मिलेगा, और इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, और ये बनी थी लाल बलुआ पत्थर में, मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में बनी हुई थी। लास्ट ऑप्शन है गुप्त। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, और जो रियल फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजते हैं। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिल सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिल सकते हैं? हम्पी में मिल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। विजयनगर की बात करें तो इसकी जो क्या कहते हैं, इसके जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। इसकी राजधानी हम्पी थी, इसीलिए वहाँ पे आपको इसके अवशेष मिल सकते हैं। और इसके जो सबसे प्रमुख राजा थे वो थे राजा कृष्णदेव राय, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा की बात करें तो ये तेलुगु लैंग्वेज में थी और ये एक पॉलिटिकल बुक थी। तो घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक लिखी या किस लैंग्वेज में थी ये बुक, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री एक भूसे मतलब स्ट्रॉ की मदद से पानी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? इसके रीज़न आपको बताने हैं। तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी, हाँ, वहाँ पे कोई भी आपको वायुमंडल नहीं मिलता है, ठीक है ना। वायुमंडल अगर आपको नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे प्रेशर आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे नो प्रेशर जोन होगा, ठीक है। ये इसलिए आप वहाँ से स्ट्रॉ, कई बार पूछा जाता है कि वेट डिफरेंस पूछा जाता है कि अगर आपका वेट पृथ्वी पे इतना है तो चंद्रमा पे कितना होगा। तो वहाँ पे 1/6 हम कर देते हैं, लेकिन अगर मास की बात की जाए तो मास आपका पृथ्वी पे भी सेम होगा और मून पे भी सेम होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है या भार दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है उसको पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 3.84 लाख किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक पहुंचने में ये आपको 498 सेकंड मतलब 8 मिनट 18 सेकंड आपको लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को किसने लिखा है? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हिंदूवादी कवि थे और एक आलोचक कवि थे, ठीक है। और इन्होंने मतलब अपने जैसे कि जो भी रचनाएं करते थे उसमें कभी मतलब किसी किसी चीज़ की आलोचना ज़रूर करते थे, ठीक है। और इसके बाद हम अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात कर ले तो इनकी एक फेमस पुस्तक है गबन और दूसरी है गोदान। ये कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये फेमस कवि हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घिरा बंदरगाह है? घिरा मतलब लैंड लॉक्ड, मतलब जिसके चारों ओर लैंड ही लैंड है, मतलब धरती ही धरती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हो गया? हाँ, विशाखापट्टनम आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम आपको कहाँ मिलेगा? आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मुंबई आपको पता है, मुंबई पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में मिलेगा। हल्दिया हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा और एन्नोर तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। ये थोड़े ऐसे नाम हैं, मतलब मुंबई को छोड़ दिया जाए क्योंकि मुंबई तो सबको पता है, बाकी ये जो थोड़े ऐसे नाम हैं जो कि मैच नहीं करते हैं स्टेट से। बाकी आप अगर सुनेंगे तो फेमस सिटीज़ ही ज़्यादातर है, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया आपका, ठीक है, चेन्नई हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता है कि किस स्टेट में है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपको सही बताना है इसमें कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल है ये नहीं पूछा गया, तो आपको ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने रहते हैं और कभी आपका नहीं मिस हो गया तो आपके क्वेश्चन भी मिस हो जाएंगे, मतलब माइनस में आप चले जाएंगे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। मैक्सिमम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ही हो रहा है, खैर ऑप्शन डी है इसका। ऐसा क्यों है? क्योंकि बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर अगर हम दूसरे पेज पे बात करें तो बायोस्फीयर जो होता है, बायो को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। बायो जो होता है ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है,
एटमॉस्फेयर हो गया आपका। दूसरा होता है आपका लिथोस्फीयर, जिसे आप जियोस्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है लिथो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और थर्ड जो होता है आपका होता है हाइड्रोस्फीयर, मतलब जो कि एक सेकेंड, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है? तो एटमॉस्फेयर मतलब इसमें वायुमंडल पूरा आ जाता है, जो हवा वगैरह पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। लिथो का मतलब होता है, या जियो का इस मतलब होता है पृथ्वी पर जो जैसे कि हम लोग पाए जाते हैं, और हाइड्रो का मतलब जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है? तो जो पानी में पाए जाते हैं वो हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें कौन नहीं आ रहा है? इसमें आपका स्ट्रेटोस्फीयर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लाउड्स हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, सौरमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है? और एटमॉस्फेरिक जो भी फिनोमेनास होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में, इसमें हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, और जो हमारे जेट्स फ्लाई करते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो जीव मंडल का पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर में जैसे कि जो भी हमारे बर्ड्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, हम भी कभी कभी उड़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो ट्रोपोस्फेयर से ही जाते हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है? खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक कौन जारी करता है? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यूएनडीपी। यूएनडीपी, ठीक है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? और इसके जो आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, ठीक है? इसके जो हाँ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेंगे। और जो जीएसएनआई है, मतलब जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है, ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है, मतलब फीमेल्स की एजुकेशन के लिए, फीमेल्स की हेल्थ के लिए, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, या वुमेन एम्पावरमेंट भी आप कह सकते हैं। और जेंडर इनइक्वालिटी की बात इसमें की जाती है, ठीक है? और मैंने ये बता ही दिया आपको कि यूएनडीपी में, मतलब यूएनडीपी इसको वो करता है, पब्लिश करता है। और इसके अलावा ये यूएनडीपी एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है? और इसके अलावा आपको एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स भी यूएनडीपी ही करता है। और जीआईआई जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी के द्वारा ही प्रकाशित होता है, ठीक है? फिर है नेक्स्ट डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिल जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। और जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। फिर है आपका आईयूसीएन, सॉरी यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स, ठीक है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये बच्चों के लिए ही फंड रेज करता है, ठीक है? जहाँ पे भी बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी नहीं भी होती, वहाँ पे ये फंड रेज करके वहाँ पे मदद पहुँचाता है। फिर है आईयूसीएन। आईयूसीएन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है? ये एक बुक जो कि बहुत फेमस बुक है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो रेड डाटा बुक आईयूसीएन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? रेड डाटा बुक में आपको ये बताया जाता है कि कौन से स्पेसीज़ जो हैं, जंतु हैं, जीव हैं, ये धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, या एकदम एक्सटिंक्ट होने वाले, मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब जो गायब होने वाले हैं, ठीक है? अब उनकी संख्या बहुत कम बची, जैसे मान लीजिए 5-10 बची हुई है, तो अगले कुछ सालों में ये हो सकता है कि ये 5-10 भी मर जाएँ, अगर नए बच्चों को इन्होंने जन्म नहीं दिया तो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली सरकार ने भारत के फैसले को कब से वापस लेने की घोषणा की? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब एटली ने, मतलब कौन सा, मतलब कब तक भारत को छोड़ने का, भारत को आज़ाद करने का जो फैसला था कि उसके बाद भारत के लोग अपना फैसला खुद से कर सकते हैं।
तो ये था आपका जून 1948, ठीक है ना? बेसिकली ये था 30 जून 1948, ठीक है? ठीक है। हाँ, 30 जून 1948 को उन्होंने ऐसा मतलब कहा था कि अंग्रेज पूरी तरह से भारत छोड़ देंगे और उसके बाद 1 जुलाई से भारत के लोग अपना फैसला खुद से कर सकेंगे। बट हमें आज़ादी 3 जून के प्लान से मिली थी। 3 जून का प्लान क्या था? 3 जून का प्लान जो था उसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, क्योंकि डिकी बर्ड माउंटबेटन का निकनेम था और इसके अलावा इसको मलकान प्लान भी कहा जाता है। एटली के बारे में कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस पार्टी से बिलॉन्ग करता था? तो एटली जो था वो लेबर पार्टी से बिलॉन्ग करता था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से है। ओह सॉरी, थोड़ा ठीक है, एग्जीक्यूटिव से है, ठीक है? और विधायिका का मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर से है, जो थोड़े इंग्लिश वाले हैं उनके लिए, ठीक है? लेजिस्लेचर पूरा मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संसदीय सरकार में होगा, ठीक है? जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनमें कौन-कौन होता है? उसमें होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जिसका हेड कौन होता है? पीएम होता है, वो होते हैं कार्यपालिका में। और लेजिस्लेचर में कौन-कौन होता है? संसद, पूरी संसद, मतलब उसमें लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, स्टेट्स नहीं आता, ठीक है ना? स्टेट्स नहीं आते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आते हैं। तो ये होता है संसदीय। अध्यक्षीय सरकार की बात करें तो प्रेसिडेंट, जिसमें सबसे बड़ा ऊँचे पद पे कौन होता है? प्रेसिडेंट, और सारी पावर्स उसी के पास होती हैं। हमारे यहाँ पावर्स ज़्यादातर पीएम के पास होती है, जो भी कानून बनाने वगैरह हैं वो सब मिनिस्टर्स ही लोग करते हैं। राष्ट्रपति केवल उस पे सिग्नेचर करता है, उसके पास कानून बनाने की पावर नहीं होती है, ठीक है? फिर है सैनिक सरकार। सैनिक सरकार बेसिकली आप अपने पड़ोसी देश जैसे म्यांमार को देख सकते हैं और इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार तो होती है लेकिन उस पे रूल कौन करता है? आर्मी करती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे भी ऑप्शन डी सही है और ये है पावनार, महाराष्ट्र, ठीक है? पहले सत्याग्रही थे जिनको क्या किया गया था? जेल भेज दिया गया था, ठीक है ना? जेल भेज दिया गया था। और इसके बाद दूसरे सत्याग्रही के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? फिर है खेड़ा गुजरात। खेड़ा गुजरात की बात किया जाए तो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में हुआ था और पहला कहाँ हुआ था? चंपारण में, चंपारण बिहार में हुआ था। गुंटूर की बात की जाए तो गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया मिलेगा। 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, ठीक है? टोबैको को पुर्तगीज़ भारत में ले आए थे और पहला जो वायरस ढूँढा गया था वो भी टोबैको मोज़ेक वायरस ढूँढा गया था, ठीक है? और इसी वजह से जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो उन्होंने ढूँढा था वो थे इवानोवस्की थे। इवानोवस्की को ही हम फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ होंगी और मैं कई बार रुक-रुक के बोल रहा था, क्योंकि आदत छूट जाती है तो ऐसा अक्सर होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। टेक केयर, बाय-बाय।